नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। नीतीश कुमार के धूर से धूर विरोधी भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कुछ सबूत रखे हैं जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, यह कहते हुए कि नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से ईमानदार मानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने इतनी करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी और उसके बाद उस ज़मीन को अपने परिवार के, अपनी बेटी के नाम की। इसके बाद पूरे बिहार में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। ऐसे में हम बात कर रहे हैं अभयानंद से कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के डीजीपी रहे हैं अभयानंद। नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके जो श्रोतागण हैं उनको भी मेरा प्रणाम। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन जब मैंने इस इशू पर अपना माइंड अप्लाई किया और इस विषय को ऐसे देखा कि जब भी कोई अच्छे शीर्षस्थ पद पर व्यक्ति होता है तो वो सिर्फ अपनी ईमानदारी के बदौलत नहीं आता है, क्योंकि उसके पास दायित्व है पूरी व्यवस्था को चलाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ज़िंदगी मैंने जी है एसपी की हैसियत से, डीआईजी, आईजी की हैसियत से एंड फाइनली डीजीपी की हैसियत से, तो मैंने ये पाया कि मैं केवल अपने ईमानदार हूँ, ये इनफ नहीं है, यथेष्ट नहीं है ये। क्योंकि जनता ने जब आपको बनाया या व्यवस्था ने आपको बनाया, एक पद पर रखा, तो उस पद के साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उनकी भी ईमानदारी आपको इंश्योर करनी होगी। और अगर आप नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं तो जैसे ही जानकारी मिलती है कार्रवाई अवश्यम भावी हो जाती है, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब कार्रवाई होगी तो एविडेंस के अनुसार होगी। अगर ये एलिगेशन किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हो करके कोई पदाधिकारी के खिलाफ हो जाता है, और हमेशा ध्यान देंगे कि एक मंत्री भी पदाधिकारी होता है, तो इसको जांच उस विषय पर निश्चित रूप से ऑर्डर्ड हो जानी चाहिए थी कि ये जो पदाधिकारी ऑब्लिक मंत्री हैं इन पर कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाए या प्रशासनिक कार्रवाई जिससे जांच में निकल सके कि ये एलिगेशन सही है अथवा गलत। प्राइमा फेसी अगर सही है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो हो जानी चाहिए। आम जनता की तरफ से ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि उसको लगे कि नहीं, ये व्यवस्था है जो सबको बराबरी पर ट्रीट करती है, वो चाहे पदाधिकारी हों या मंत्री हों। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? एक्शन बहुत लूज वर्ड है, एक आरोप है। पहला स्टेप होना है कि ये आरोप सही है या गलत है, और अगर गलत है तो जिस आदमी ने आरोप लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है तो जिस पर आरोप लगा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई डिफाइंड है। वो किसी पद के लिए नहीं होती है कि इस पद पर रहेगा तो ये कार्रवाई होगी, अनलेस कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जिस पर क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है।
मतलब आपको लगता है कि जांच तो जरूर होनी चाहिए कि जो आरोप लगे हैं वे सत्य हैं या असत्य, और अगर असत्य आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सत्य है तो जिन पर आरोप लगा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। तो अब क्या राजनीति में मामला नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने पूरा अपना जीवन ईमानदारी और राजनीतिक शुचिता की बात की है, मूल्यों की बात की है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार की अगर सरकार भी बनती है तो कहा जाता है कि 25 से 30 अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये उनकी अंतिम पारी होगी मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऐसे में उनकी जो अंतिम पारी है उस पर साख पर बट्टा न लगे, इसके लिए जांच तो जरूरी है, जांच तो बनती है यहाँ पर। दीपक जी, ये जो तर्क है ना कि एक व्यक्ति ज़िंदगी भर बहुत अच्छा काम किया है तो इसलिए अगर एक काम खराब भी हो जाए तो वो अच्छा जो है वो उसको मास्क कर देगा, ये लॉजिक बिल्कुल गलत लॉजिक है। आपने 9 अच्छे काम किए और एक ख़राब काम किया तो 9 अच्छा काम का जो आपको क्रेडिट मिलना था वो तो आपने लिया, तो जो एक ख़राब काम हुआ उसका भी तो डिस्क्रेडिट मिलना होगा आपको। तो ये लॉजिक होता है, सही है। ऐसा नहीं है कि 50 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो 50 पॉजिटिव अगर ज़्यादा हो गया एक नेगेटिव से तो टोटल पॉजिटिव रह गया इसलिए ठीक है, वो नेगेटिव मास्क हो जाता है। ये नहीं होता है। समाज में इस तरह से अगर जज भी कोई केस को देख रहा है तो ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत अच्छे आदमी थे, पास्ट इनका अच्छा है इसलिए इनको बरी कर दिया जाता है। ये नहीं होता है, इसलिए उनको सज़ा कम दी जा सकती है। ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्शन तो होगा, सेंटेंस कम हो जाएगा, लेकिन कन्विक्शन ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ये नहीं होता प्रोवाइडेड वो प्रूव्ड हो जाए। आपने नीतीश कुमार के साथ बेहद करीब से काम किया है, वे आपको क्या लगता है बर्दाश्त करेंगे ये जो आरोप लगे हैं अपने मंत्री पर? आई डू नॉट नो, हमको उनसे बात हुए भी अब 15 साल हो रहा है, तो अभी क्या स्थिति है हमको जानकारी नहीं है। बिहार में 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, 2 महीने से भी कम वक्त बचा है, 50 दिनों का लगभग वक्त बचा है। कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जा रहा है। तो ये जो 50 दिनों का वक्त है, जनता चुनने जा रही है कि अब बिहार को अगले 5 साल कौन चलाएगा। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जनता मुख्यमंत्री तो चुनती नहीं है, मुख्यमंत्री तो नेताजी लोग आपस में मिल के चुन लेते हैं। जनता एमएलएस चुनती है। मैं अभी भी वही मानता हूँ कि जनता एमएलए चुनती है और मुख्यमंत्री तो ये जो एमएलए लोग हैं और पार्टीज़ है ये लोग मिल के चुन लेते हैं। क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरी अपनी जो समझ है वो कुछ अलग ही दिशा में है, उस राजनीति से उसका मतलब नहीं है। मेरी अपनी समझ अब धीरे धीरे पूरी उम्र देख करके अफसरशाही, नेतागिरी सबको बहुत नज़दीक से देख लिया हमने। तो लगता है कि इन लोगों के पास कोई हल है नहीं, न तो अफसरों के पास कोई हल है, न नेताओं के पास कोई हल है। ये आए हैं, अपना समय बिताएंगे, जाएंगे। जनता को अगर कुछ लाभ होना है तो वो समाज के ही माध्यम से होगा। नीतीश कुमार पर एक आरोप लग रहा है कि अभी अफसरशाही हावी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है बिहार में सरकार, अफसर चला रहे हैं और अफसरों पर नियंत्रण नहीं रह गया है। आपको भी लगता है कि ऐसा है? अफसरों के द्वारा राज्य चलता है ये सही है, वो कोई
पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की बात नहीं है। अगर आप व्यवस्था को देखिएगा तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है वो पॉलिसी मैटर्स कैबिनेट से डिसाइड होता है, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑफिसर्स ही हैं। तो ये कहना कि ऑफिसर शाही हो गई है वो तभी कहा जा सकता है जब ऑफिसर्स जो गलत काम कर जाते हैं उनको उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और वो कार्रवाई पॉलिटिशियंस के वरद हस्त के कारण नहीं हो रही है, तो अफसरशाही हो जाता है। अन्यथा जो काम होना है वो अफसर्स ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो क्या ये मुख्यमंत्री जाके लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? करेगा तो फिर पुलिस हेडक्वार्टर एंड उसके नीचे जो व्यवस्था है राइट अप टू SHO करेंगे तो यही लोग, और उस करने के प्रोसेस में जो पॉलिसीज़ है वो कैबिनेट डिसाइड कर देता है। हालांकि पुलिस में जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया ये मूलतः लॉ पर बेस्ड है। दिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जिसका क्रिएशन ही लॉ से हुआ है। पुलिस एक्ट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उसका क्रिएशन लॉ पर हुआ हो, लॉ से हुआ हो। तो उसको बदलने में कैबिनेट भी अगर चाहे कि हम पुलिस को बदल दें, पूरा आमूल चूल परिवर्तन कर दें, तो जब तक एक्ट नहीं पास करेंगे तब तक नहीं होगा। हर चीज़ के लिए कानून बना करके रखा गया है। पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी तब आपने प्रशांत किशोर से शैडो कैबिनेट के बारे में सवाल किया था और इसकी राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में खूब चर्चा भी हुई थी। ऐसी कोई और मांग है आपकी प्रशांत किशोर से या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से, ऐसा कोई सुझाव, जैसे पिछली बार आपने शैडो कैबिनेट की बात की थी? शैडो कैबिनेट के अतिरिक्त हमने ऑफिसर्स की भी बात की थी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बताइए कैसे कीजिएगा। जो स्ट्रक्चर अभी है उसमें जो भी सरकार आएगी उसी में ढल जाती है, तो फिर वही है कि आप कर नहीं पाइएगा अगर आप पुराने व्यवस्था में ही ढल गए। क्योंकि हमने समझा यही कि पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे नियत से कभी कभी आते हैं लोग, और ऐसा उलझ के रह जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि उसका रिज़ल्ट मिल नहीं पाता है जितना वो सोचते थे। क्योंकि इसको हैंडल करना और नए तरीके से करना होगा। आपका एक्सपीरियंस क्या देख रहा है इस चुनाव में? 2025 का जो ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है? नोबडी कितने चुनाव कराए होंगे आपने? मैनी बहुत ज़्यादा। इस चुनाव में क्या दिख रहा है? देखिए, चुनाव से मेरी अब एक ही अपेक्षा रह गई है कि जो भी हो वो अपेरेंटली या रियली फेयर हो। और फेयर का अर्थ होता है कि जब हारने वाली पार्टी जो है वो भी कहे कि एकदम फेयर इलेक्शन हुआ, जीतने वाली तो कहता ही है कि फेयर हुआ, बट हारने वाली पार्टी भी अगर कह दे कि फेयर हुआ तो कम से कम लोगों में एक आस्था रहेगी कि अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम फेयर हो रहा है। अभी जो फेयर चुनाव की बात की आपने, पूरे देश में इस पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, दूसरी पार्टियों ने, कि जिस तरह से
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के ज़रिए वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया पर, कहा कि शुचिता ही, जो चुनाव की शुचिता ही है, वो चुनाव से पहले प्रभावित हो रही है। तो आपको क्या लगता है, इससे आस्था नहीं डगमगा रही है? बिल्कुल। एक पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए, आपको कहीं से शक हो जाए कि कोई टर्मिनल इलनेस है आप में, आप चले जाइए बड़े अस्पताल में और वहाँ एक डॉक्टर चेक करके बोल रहे हैं हाँ गड़बड़ तो लग रहा है, ये तो बीमारी है आपको। आप फिर दूसरे के पास गए, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ये बीमारी नहीं है, कोई तीसरी बीमारी है, और जो आदमी देख रहा है वही कह रहा है कि तो गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है एग्जैक्टली पता नहीं है, और कोई एजेंसी नहीं है जो जांच करके बता दे कि आपको कौन सी बीमारी है। तो आस्था टूट जाती है। तो फिर आदमी जो जिंदा रहता है वो प्रतिदिन के लिए रहता है। आज लाइफ सरवाइव कर गए, अगले दिन पता नहीं क्या होगा। तो फीलिंग जो होती है वो सिस्टम हमको बता सके कि ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है। ये अगर नहीं हो रहा है तो आस्था डगमगा जाएगी। तो यह काम तो सरकार का है, यह काम चुनाव आयोग का है, यह काम बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन का है कि मतदाताओं की आस्था बनी रहे लोकतंत्र में, और यह बना रहे विश्वास कि जनता ही चुन रही है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। दीपक जी, आपने जो पहला शब्द इस्तेमाल किया सरकार, यह काम सरकार का है। मैंने भी जब नौकरी ज्वाइन की, उसके पहले तो स्टूडेंट लाइफ में सरकार सुना करते थे, तो एक पिक्चर रहता था, पता नहीं वेग टाइप का। जब नौकरी ज्वाइन किए तो उस समय से सरकार कहाँ है ये ढूंढते रहे। डीजीपी कहाँ बैठता है, कौन है, ये मालूम है। मुख्यमंत्री किस बिल्डिंग में रहता है ये मालूम है, कौन है ये भी मालूम है, लेकिन सरकार कहाँ है ये आई विश कोई आदमी बता देता कि सरकार इसी बिल्डिंग में रहती है और कौन व्यक्ति है जो सरकार है। इट्स ए वेरी फनी सिचुएशन, और हमको तो नहीं मिला। और मैंने कई लोगों से पूछा कि कोई दिखा दे हमको सरकार कहाँ है, उसको छू सकते हैं क्या। यही जो आपने जो बात कही, यही बिहार का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह जो बिहार में जो सरकार चल रही है, यह सरकार नौकरशाह चला रहे हैं या अफसर चला रहे हैं। सरकार का अपना इकबाल खत्म हो गया है और अफसर पूरी तरह से सरकार पर हावी हो गए। इसी विषय पर अभी हमने आपको अपनी बात कही कि सरकार अगर बुरी हो अच्छी हो, वो कहाँ बैठती है वो उसको हम छू सकते हैं। इट्स लाइक भगवान, कि भगवान को आप छू नहीं सकते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो जा सकते हैं, बट वो है कहाँ। आई विश एंड होप कि कभी ये क्लियर हो जाए कि सरकार है कहाँ। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ये सरकार हैं, और जो अफसर्स हैं वो उनकी मदद के लिए हैं। ये सरकार का प्रारूप है। जो पब्लिक है जिसने वोट दे के सरकार बनाया है वो कहाँ गया। वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजी कि आप चलाइए, हमारे जनप्रतिनिधि। बनाया तो उसी ने, तो वो सरकार में क्यों नहीं सम्मिलित है। ये डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है कि हाँ, हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे लोग 130 करोड़ लोग पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठ सकते हैं। तो हमने अपना एक सांसद चुना जो हमारी बात वहाँ रखेगा, और फिर हमने अपना एक विधायक चुना जो विधानसभा में हमारी बात रखेगा। अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसे वापस बुला लेते हैं 5 साल के बाद। तो सरकार का कस्टोडियन तो लोकतंत्र में विधानसभा और संसद है। कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं इसको एनालाइज कीजिए, पूरा डिफ्यूज्ड है। इसमें आपने कितने लोगों को छोड़ दिया
एक जैसे जुडिशरी है, इजंट जुडिशरी ए पार्ट ऑफ सरकार? यस। इट इज़। उसको सरकार नहीं कहा कि स्टेट आप कह देते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, बट ओवरऑल इट्स अ डिफ्यूज स्ट्रक्चर। हम चाह रहे थे कि टेंजेबल हो, जिसको जैसे मुख्यमंत्री टेंजेबल है, हम चाहें तो मुख्यमंत्री को जाके छू सकते हैं, बट सरकार को आप नहीं छू सकते हैं। और जितना ज़्यादा डिफ्यूज रहे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज कंडीशन रहता है उसका। तो आपने सुना पूर्व डीजीपी अभयानंद को, इन्होंने कई चीज़ों पर बड़ी साफगोई और बारीकी से अपनी बात रखी। अगर हमसे कोई सवाल छूट गया हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो वो सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।